ओके। ठीक है, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम खेमका सर को नमन करते हुए अग्रवाल सर को सादर प्रणाम। और आज उसकी यकीन कर सकते हैं किसी। तो हम लोग आज ट्रीटाइज 4 को पढ़ने की शुरुआत करेंगे और उसके बारे में जो बेसिक्स बारीकियां हैं उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें जो बेसिक बातें हैं उसकी बात ही हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी जब हमने ट्रीटाइज 3 पढ़ाना शुरू की थी तो डॉक्टर वॉल का पूरा परिचय हम लोगों ने लिया था और उनके साइलेंट फीचर को भी बहुत डिटेल से समझने का प्रयास किया था। तो ट्रीटाइज 2 का पेज नंबर 8, जिस पर चाइनीज एक्यूपंक्चर में डॉक्टर वॉल द्वारा जो नए बिंदु खोजे गए हैं उसके बारे में कंप्लीट जो है जानकारी दी गई है। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को बेसिक चीजों को पढ़ना है और जानना है और अपने ट्रीटमेंट के आधार को समझना है। चाइनीज मेरिडियन में हार्ट में चाइनीज एक्यूपंक्चर में हार्ट में कुल 9 बिंदु हैं। कुल 9 बिंदु हैं और डॉक्टर वॉल ने टोटल हार्ट मेरिडियन में 17 पॉइंट यानी 17 पॉइंट के बारे में बताया है। तो डॉक्टर वॉल ने हार्ट मेरिडियन में 8 नए बिंदुओं को जोड़ा है। तो ये खास बात है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो खास 8 बिंदु जो हैं क्या हैं और जो सु पॉइंट के रूप में हम पॉइंट यूज करते हैं उनको किस नामन की लेक्चर में उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि ये इस तरह का काम करते हैं। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डॉक्टर चाइनीज एक्यूपंक्चर में SI 1 से लेकर SI 19 कुल 19 बिंदु हैं और डॉक्टर वॉल ने बताया चाइनीज मेरिडियन को रीडिफाइन करके कि इसमें 29 बिंदु हैं और उन 29 बिंदुओं के हिसाब से अगर आप चर्चा करेंगे तो 10 नए बिंदुओं की खोज की। और नेक्स्ट में है आपकी यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन, जिसमें टोटल चाइनीज एक्यूपंक्चर में 67 पॉइंट हैं और डॉक्टर वॉल ने इसको रीडिफाइन करके 88 पॉइंट की बात बताई कि डॉक्टर वॉल के हिसाब से यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन में 88 पॉइंट हैं। तो 67 चाइनीज ने बताया था, बाकी 21 पॉइंट फिर से रीडिस्कवर किया डॉक्टर वॉल ने जब चाइनीज मेरिडियन का अध्ययन किया। उसी तरह से किडनी मेरिडियन में क्लासिकल चाइनीज एक्यूपंक्चर में 27 बिंदु हैं और डॉक्टर वॉल ने बताया कि 38 बिंदु। तो 11 नए पॉइंट रीडिस्कवर किए, नए बिंदु खोजे और उसकी महत्वता को हमें समझना है, क्योंकि सारी बातें साइंटिफिक हैं। तो एक एक बात पकड़ के पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये आपका एक अ, इसके ओवरव्यू के बारे में चर्चा थी कि ओवरव्यू पर इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर भी हमने डॉक्टर वॉल की 8 टिश्यू मेरिडियन को बहुत डिटेल से पढ़ा है और हम प्रयास करेंगे कि इसको भी डिटेल से रीडिफाइन करेंगे। सर्कुलेशन मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन को डॉक्टर वॉल ने सर्कुलेशन का मेरिडियन कहा, जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है। चाइनीज एक्यूपंक्चर में इसमें 9 बिंदु थे हैं और
डॉक्टर वॉल ने 9 बिंदु के अलावा टोटल 18 बिंदुओं के बारे में बताया कि 18 पॉइंट्स हैं किडनी मेरिडियन में टोटल। तो कुल 9 नए बिंदुओं की खोज करी। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, जिसको चाइनीज ट्रिपल वार्मर मेरिडियन यानी थ्री हीटर मेरिडियन के नाम से जानती है, उसको डॉक्टर वॉल ने बोला कि ये ट्रिपल वार्मर जो नाम दिया गया है वो एक्चुअली इंडोक्राइन की मेरिडियन है, यानी केमिकल की मेरिडियन है, जिसकी वजह से ये थ्री हीटर यानी तीन जगह बॉडी में हीटिंग प्रोसेस देती है केमिकली चेंज होने से। तो इसमें ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में चाइनीज एक्यूपंक्चर में कुल 23 बिंदु हैं। डॉक्टर वॉल ने इसे रीडिफाइंड करके 32 बिंदु बताए, जिसमें कुल 9 नए बिंदुओं की खोज हुई। कुल 9 नए बिंदुओं की खोज हुई। ये बहुत खास बात है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन चाइनीज एक्यूपंक्चर में 44 पॉइंट्स हैं, और इन 44 पॉइंट को डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन करके 56 बताया, और इसमें भी उन्होंने 12 नए बिंदुओं को डिस्कवर किया। लीवर मेरिडियन में कुल 14 बिंदु हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर में। डॉक्टर वॉल ने बताया कि 14 नहीं 17 बिंदु हैं। तो डॉक्टर वॉल ने लीवर में 3 नए बिंदुओं को रीडिफाइन किया। ये महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लंग्स मेरिडियन में डॉक चाइनीज एक्यूपंक्चर में 11 बिंदु हैं, और डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन करके 18 बिंदु बताए, जिसमें उन्होंने 7 नए बिंदुओं की खोज की। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में कुल चाइनीज एक्यूपंक्चर में 20 बिंदु होते हैं, और डॉक्टर वॉल ने बोला कि 20 नहीं टोटल 30 बिंदु हैं, जिसमें उन्होंने 10 नए बिंदु जोड़े या डिस्कवर किए या उसकी खोज की। पैंक्रियाज और स्प्लीन की मेरिडियन इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, पैंक्रियाज और स्प्लीन की। इसमें 21 राइट साइड में स्प्लीन की मेरिडियन पैंक्रियाज की हो जाती है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन की मेरिडियन स्प्लीन की रहती है। इसमें कुल 21 बिंदु हैं। डॉक्टर वॉल ने बोला 21 बिंदु तो चाइनीज एक्यूपंक्चर में है, लेकिन मेरे हिसाब से कुल 27 बिंदु हैं। तो स्प्लीन और पैंक्रियाज की मेरिडियन में जो खास बात रही कि 6 नए बिंदुओं की खोज की। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि चाइनीज एक्यूपंक्चर में जो 12 मेरिडियन हैं, जो 12 मेरिडियन है, एक साइड में 309 बिंदु हैं, और डॉक्टर वॉल ने 442 पॉइंट बताए, यानी 133 नए बिंदुओं की खोज की एक साइड में। तो चूंकि ये सारी मेरिडियन बाइलेटरल हैं, तो टोटल चाइनीज मेरिडियन में पॉइंट 618 है, 618 पॉइंट्स हैं बाइलेटरली 12 मेरिडियन के। और डॉक्टर वॉल के हिसाब से 884 पॉइंट्स हैं। तो दोनों तरफ मिला करके डॉक्टर वॉल ने चाइनीज मेरिडियन जो 12 चाइनीज मेरिडियन है उसमें 266 बिंदुओं की खोज की। एक्चुअली 133 बिंदु ही ढूंढे गए, लेकिन ये मेरिडियन बाइलेटरल है तो ये डबल हो जाएगा 266। इसके अलावा डॉक्टर वॉल ने जो चाइनीज मेरिडियन की कंट्रोलिंग मेरिडियन है, सभी इन आर्गन को कंट्रोल करने वाली कंसेप्शन वेसल्स और सभी यांग को कंट्रोल करने वाली गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन में भी पॉइंट डिस्कवर किए। तो कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन में कुल 24 पॉइंट हैं जो हमने चाइनीज एक्यूपंक्चर में पढ़ा है, और डॉक्टर वॉल ने बताया कि कुल पॉइंट 27 हैं। तो इसमें 3 नए बिंदुओं की खोज की डॉक्टर वॉल ने। और गवर्निंग वेसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें 27 बिंदु हैं। वैसे तो गवर्निंग वेसल्स में 28 बिंदु हैं, 26, 27, 28, जो आपके अपर पैलेट में जाके खत्म होता है।
और इसमें डॉक्टर वॉल ने कुल 33 बिंदुओं को चिन्हित किया और फिर बताया इसमें नए 6 बिंदुओं को जोड़ा। तो टोटल जो पॉइंट्स की संख्या हो गई चाइनीज एक्यूपंक्चर में बाइलेटरल 669। 669। ये आपको नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए जिस सिस्टम को आप फॉलो अप कर रहे हैं। तो चाइनीज में बाइलेटरल तरीके से अगर आप देखेंगे तो 669 पॉइंट हैं और डॉक्टर वॉल के हिसाब से 944 पॉइंट हैं और 270 पॉइंट एक्स्ट्रा डॉक्टर वॉल ने ऐड ऑन किया टोटल। तो इस प्रकार ईएबी द्वारा चाइनीज मेरिडियन में 275 न्यू पॉइंट बाइलेटरल जोड़े गए। तो ये खास बात है। इसके अलावा बी में देखिए कुछ खास बातें और बताई गई हैं। ये चाइनीज मेरिडियन की बात हो रही, डॉक्टर वॉल की अपनी जो मेरिडियन है उसके पॉइंट अलग से भी हैं, तो वो एक अलग चीज है। हार्ट मेरिडियन में जो H9 तक के पॉइंट हैं उनमें से डॉक्टर वॉल ने 4 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। स्मॉल इंटेस्टाइन में 19 में से 14 पॉइंट को रीडिफाइन किया। रीडिफाइन का मतलब उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया साइंटिफिकली। जैसे हार्ट का H9 हम विंड पॉइंट बताते हैं, तो डॉक्टर वॉल ने बाइलेटरली हार्ट का जो H9 है एरोटिक वॉल्व का पॉइंट बताया और पल्मोनरी वॉल्व का पॉइंट बताया। तो रीडिफाइन किया, यानी आप H9 को ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब एरोटा का ट्रीटमेंट या पल्मोनरी वॉल्व का राइट और लेफ्ट के हिसाब से कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उन्होंने 14 बिंदुओं को 19 में से 14 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। यूरिनरी ब्लडर में 67 में से 28 पॉइंट को रीडिफाइन किया। हमें पॉइंट पता है, ये विंड पॉइंट है, हीट पॉइंट है, ये उस एरिया का लोकल पॉइंट है, लेकिन डॉक्टर वॉल ने उसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर दिया कि ये ट्रीट करने से बॉडी के ये ऑर्गन ट्रीट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और किडनी मेरिडियन में 11 पॉइंटों को रिडिफाइन किया। सर्कुलेशन में 6 पॉइंटों को, 9 में से 6 पॉइंटों को रिडिफाइन किया डॉक्टर वॉल ने। ट्रिपल वार्मर में 23 में से 14 पॉइंटों को रिडिफाइन किया। गाल ब्लेडर में 44 में से 25 पॉइंट को रिडिफाइन किया। ये बहुत बड़ी मात्रा है। और लीवर में 14 में से 10 पॉइंटों को रिडिफाइन किया। बहुत बड़ी चीज है, आप समझिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं डॉक्टर वॉल। अगर हम इसको पढ़ते हैं और करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को समझने में बहुत अच्छा लगेगा कि हम H9, लीवर 8 या लीवर 3, लीवर 4 ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको हमें समझ में आना चाहिए कि हम बॉडी के किस ऑर्गन में, लीवर के किस पार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये डिफाइन करके बताएं। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स में 11 में से 5 पॉइंटों को रिडिफाइन किया। लार्ज इंटेस्टाइन में 20 में से 11 को, स्टमक में 45 में से 32 को, स्प्लीन पैंक्रियाज में से 21 में से 21 को रिडिफाइन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि स्प्लीन और पैंक्रियाज के सारे पॉइंटों का जो नाम है उसको रीडिफाइन किया, उसका अलग ही नाम बताया। तो इस तरीके से टोटल 309 बिंदुओं को में से 181 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। अगर बाइलेटरल करेंगे तो 362 बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन किया। और कंसेप्शन वेसल्स में 24 में से 4 को, गवर्निंग वेसल्स में 27 में से 8 को रीडिफाइन किया। ये खास बात है। और डॉक्टर वॉल ने कि जो मेरिडियन है उस मेरिडियन के हिसाब से भी उन्होंने पॉइंट का नंबर बताया। जो 8 नई टिश्यू मेरिडियन खोजी उसका क्लासिकल एक्यूपंक्चर में नहीं, लेकिन डॉक्टर वॉल के टिश्यू मेरिडियन में जो पॉइंट हैं आप सभी ने पढ़ा है। लिम्फ में टोटल
24 बिंदु हैं। एनडी मेरिडियन में 8 हैं। एलर्जी डिजनरेशन में 6 हैं। वो आर मेरिडियन में 11 हैं। ज्वाइंट डिजनरेशन में 7 हैं। फाइब्रॉइड मेरिडियन में 5 हैं। स्किन में 7 हैं। फैटी डिजनरेशन में 5 है। तो नंबर ऑफ पॉइंट 73 डॉक्टर वॉल ने टिश्यू मेरिडियन में खोजे, 8 टिश्यू मेरिडियन में, तो टोटल 146 पॉइंट हो गई। ईएबी में आई मेरिडियन के विभिन्न भागों के उपचार के लिए भी आई ऑर्बिट मेरिडियन खोजी गई। क्लासिकल एक्यूपंक्चर में ये मेरिडियन नहीं है। इस मेरिडियन में 15 बिंदु हैं, जो दोनों तरफ मिलाकर कुल 30 बिंदु हैं। जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं उनके उपचार के लिए ईएबी में कुल 12 रीडिफाइंड पॉइंट हैं खोजे गए। तो दोनों मिलाकर दोनों हाथ में कुल 24 बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने खोजा। ईएबी ने सेकेंडरी वेसल्स ईएबी ने सेकेंडरी वेसल्स में ऊर्जा प्रवाह पथ खोजे, जिसके माध्यम से शरीर के दोनों भागों में 5-5 बिंदु होते हैं। इस प्रकार कुल 10 नए बिंदु खोजे। तो ईएबी ने कुल मिलाकर के टोटल 859 बिंदुओं को टोटल खोजा। तो ये एक समरी है कि कितना बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने खोजा। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पेज 12 पर डॉक्टर वॉल ने इधर से फैट डिजनरेशन में भी 5 पॉइंट हैं। तो इस तरीके से आपका जो डिस्कवर हुआ उसके हिसाब से ये बात की जा रही है। डॉक्टर जो चाइनीज मेरिडियन में लंग्स मेरिडियन अंगूठे के बाहर खत्म होती थी, डॉक्टर वॉल ने कहा यहाँ लंग्स मेरिडियन जो है लिम्फ जैसा काम कर रही है। तो यहाँ लिम्फ मेरिडियन प्लॉट किया और अंदर की तरफ लंग्स मेरिडियन को प्लॉट किया। और डॉक्टर वॉल ने देखा कि ये एलआई मेरिडियन है और इधर से एनडी मेरिडियन को डिस्कवर किया। ये आपकी एलआई मेरिडियन हो गई। इधर लंग्स मेरिडियन आर के खत्म होती है। तो लंग्स का लिम्फ के साथ क्या रिलेशन है ये हमने बहुत डिटेल से बताया है। और एलआई के साथ एनडी को रखा ये बताया। सर्कुलेशन मेरिडियन के साथ यानी जो आपकी सीआई मेरिडियन है उसके साथ डॉक्टर वॉल ने एलर्जी वेसल्स मेरिडियन रखा, एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन या एलर्जी वेसल्स मेरिडियन रखा। तो सर्कुलेशन किस में होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। उसके साथ एलर्जी मेरिडियन बताई, इसको भी बताया था। और देखिए ये ओ आर मेरिडियन है और उसके साथ इधर आपकी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है इंडोक्राइन की। तो जब सेल के लेवल पर, इंटरस्टिशियल लेवल पर, सेलुलर लेवल पर कोई चेंज होता है उसके लिए केमिकल चेंजिंग होती है। तो इंडोक्राइन की मेरिडियन केमिकल की मेरिडियन के साथ ओ आर की मेरिडियन। तो अगर सरफेस लेवल पर लिम्फेटिक चेंज होता है तो लंग्स इफेक्ट होता है। अगर डीप लेवल पर लिम्फेटिक चेंज होता है तो केमिकल चेंज होता है इंडोक्राइन यानी हार्मोन्स के सेक्रीशन में गड़बड़ी आती है। अब हार्मोन्स की इंडोक्राइन मेरिडियन आप कहिए या आर्गन के जो सेक्रीशन होते हैं एक्सोक्राइन सेक्रीशन, वो भी इसी में आ जाते हैं। वो भी ट्रिपल वार्मर से कंट्रोल होते हैं। और इधर आप देखते हैं कि ये हार्ट मेरिडियन आके खत्म होती है, यहाँ से साई मेरिडियन शुरू होती है। इसी तरीके से पेज 12-13 पर दिया है। डॉक्टर वॉल ने बोला कि जो किडनी की मेरिडियन पैर के तलवे से शुरू होती है वो पैर के तलवे से नहीं शुरू होकर स्मॉल टो से शुरू होती है, नेल के जड़ में K1। और उसके बाहर की तरफ आपकी यूबी मेरिडियन आती है। और रिंग टो में गॉल ब्लेडर मेरिडियन स्मॉल फिंगर साइड में आके खत्म होती है। और उसके अंदर की तरफ से फैट मेरिडियन चलती है। और मिडिल टो में एसके मेरिडियन और फाइबर मेरिडियन। और इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स टोज में बाहर की तरफ
स्टमक मेरिडियन और अंदर की तरफ जेडी मेरिडियन। तो ये सारा रिलेशन हमने आपको बताया हुआ है। हेलो। नमस्कार रमेश। हाँ जी नमस्कार। क्या शाम को आओगे तो बुलाओ। 9 बजे तक बुला लो। 9 बजे, 9 सवा 9। 9 बजे बोले। तो ये विशेष बातें रही, इस पर हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा करी हुई है। तो किडनी मेरिडियन को अपना जो फोर्थ टो है यानी स्मॉल टो है अंदर की तरफ, K1 का पॉइंट, और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में EAB में लंबर और बैक ऑफ थाई के पॉइंट में कुछ अलग लोकेशन है। और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को इंडोक्राइन की मेरिडियन बोला, और पेरिकार्डियम मेरिडियन को सर्कुलेशन की मेरिडियन बोला, जो शरीर में रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने पेरिकार्डियम को चाइनीज में ब्रेन के रूप में ट्रीटमेंट करते हैं। स्प्लीन मेरिडियन को डॉक्टर वॉल ने बताया कि ये दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ पैंक्रियाज का फंक्शन परफॉर्म होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो फंक्शन होता है वो स्प्लीन का होता है लिम्फेटिक चैनल के हिसाब से। तो इस तरीके से डॉक्टर वॉल ने ये सारी बातें हमें बताई हैं। दूसरी चीजें हैं कि जो इनके ट्रीटमेंट का तरीका है, CMP पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट, SMP पॉइंट, पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट, मेजरमेंट पॉइंट, लिप वेसल्स में ड्रेनेज पॉइंट, ये सब चीजें SCP पॉइंट यानी सेरस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट, इस और AIP पॉइंट, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस पर और टाइम देने की बात नहीं समझ में आती है। तो जो मेन बातें हैं रेफरेंस में, CMP रेफरेंस पॉइंट, पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट, समेशन मेजरमेंट पॉइंट, मेजरमेंट पॉइंट, और सेरस कोटिंग पॉइंट, और ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट, LDP यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ये बातें हम लोगों ने चर्चा की हुई है। और एक्यूपंक्चर में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, एक्सेस होती है, जिसको यांग कहते हैं। यांग बढ़ा हुआ है तो ये आइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन। यांग इज हीट, इन इज डेफिशिएंट कंडीशन, सिस कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी तरीके से इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है, सिस एनाइटिस पर। और बीमारी की जो अवस्था है डॉक्टर वॉल के हिसाब से 6 स्टेजेज में है, और हमारे पास 6 एनर्जीज हैं, 6 स्टेजेस ऑफ डिजीजेज हैं। तो बीमारी की जो पूर्व अवस्था, जो बीमारी की पूर्वाभास या उपचार शरीर का है, उसको शरीर होमोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके हिसाब से सेल लेवल पर डिजनरेशन की बीमारियां होती हैं। तो जो शरीर में हमारी बॉडी का सेलुलर लेवल पर आप देखेंगे कि सेल्फ पॉइजनिंग प्रोसेस होता है। तो 3 स्टेज ह्यूमरल फेज कहलाती है, 3 स्टेज ह्यूमरल फेज कहलाती है। पहले बॉडी अपने को एक्सक्रीट आउट करती है, पहला एक्सक्रीशन फेज है। जब एक्सक्रीशन बॉडी का खुद का डिटॉक्सिफिकेशन फेज गड़बड़ हो जाता है तो वो रिएक्शन करने लगता है। आप देखिए कि अगर आपका यूरिन क्या है, बॉडी का सेल्फ लेवल पर एक्सक्रीशन फेज है, स्टूल, यूरिन, स्वेट, आंखों से आंखों से कीचड़ निकलना, नाक से सेक्रेशन, ईयर बैग से, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता है, अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो दूसरी अवस्था क्या आती है, रिएक्शन फेज आने लगता है। तो पहली अवस्था क्या है, एक्सक्रीशन फेज, विंड की है। दूसरी अवस्था रिएक्शन की क्या है, हीट की है। तीसरी अवस्था डिपोजिशन की क्या है, हॉटनेस की है। ये तीन ह्यूमरल फेज है। और चौथी अवस्था इम्प्रेग्नेशन फेज है, यानी चीजें एकत्रित करना, गैदरिंग, कलेक्शन, अर्थ की फेज है। किसकी फेज है, अर्थ एलिमेंट की, यानी ह्यूमिडिटी की। और इसके बाद क्या है, डी जनरेशन फेजेस है, आकाश की, यानी मेटल की, जिसको आप मेटल कहते हैं। और लास्ट में कैंसर एंड मैलिग्नेंसी है, 6 स्टेज वाटर एलिमेंट्स, डी जनरेशन एंड एंड ऑफ लाइफ। तो आपको देखिए, इसको हमने एनर्जी से भी रिलेट करके बताया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप इसको और ज्यादा तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये 6 एनर्जी, 6 स्टेजेस, 6 एनर्जी, 6 स्टेजेस, उन 6 स्टेजेस के हिसाब से आपके डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। इस पर भी हम लोगों ने बात की है। फोकस ऑफ डिस्टरबेंस, जो हमारे फोसाई हैं, आइज, ईयर, टॉन्सिल, नोज, साइनस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्रॉनिक बॉन्डिंग ऑफ फोकस ऑफ डिस्टरबेंस, पुरानी बीमारी, नई बीमारी, ये स्क्लेरोसिस है, हार्ट ब्लॉकेज है, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म है, इस पर हम लोगों ने बात करी। अच्छा, पेज 22 पर एक और चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। तो इस इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के बारे में भी हमने आपको सारी चीजें बता दी, सारी चीजें बता दी कि 3 स्टेज पर चेक करते हैं। जो उनका डर्मेट्रॉन मशीन है, 3 स्टेज पर चेक करते हैं। 135 मिलीवॉट से लेकर के 2070 मिलीवोल्ट तक चेक करते हैं, वोल्टेज नापा जाता है। तो इसका एवरेज वोल्टेज जो है 900 मिलीवोल्ट पड़ता है, जिसके डायल स्केल पर 50 मार्क को प्रदर्शित करता है, यानी 1 से लेकर के 100 तक। तो 50 मार्क 900 मिलीवोल्ट को प्रकट करता है। और अगर डिजीज सीवियर है, तो वो 50 से नीचे की एनर्जी को बताएगा। जितना नीचे आएंगे वो कॉन्ट्रेक्शन है, 50 से ऊपर जाएंगे एक्सपेंशन की एनर्जी। 50 के आसपास है तो आपका जो ह्यूमरल फेजेस एंड सेलुलर फेजेस 6 स्टेज में है। इनको 3 भागों में बांट लीजिए। प्रथम 2 रिएक्शन एंड एक्सक्रीशन फेज है, वो 70-80 के बाद पॉइंट पर इंडिकेट करेगी, यानी डिजीज की शुरुआत है। 50, 60 और 40-30 के बीच में आता है तो सेकेंड स्टेज है, जिसमें आपका डिपोजिशन और इम्प्रेग्नेशन फेज होती है। लेकिन अगर 30 से नीचे आ गया तो ये आपका डी जनरेशन एंड कैंसरस होती है। सॉफ्ट प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हार्ड प्रेशर, ये सारी बातें हमने बताया है। आप प्रोब से डिजीज की इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं डेफिनेटली, बट आप ऑब्जर्वेटिव होने चाहिए और आपका इनिशिएशन फास्ट होना चाहिए। ये डर्मेट्रॉन के बारे में बताया है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक चीज की बात बताते हैं। इन्फ्लेमेटरी फेज, डिजेनरेटिव फेज, पैथोजेनिक फेज एंड नॉर्मोटोनिक सिचुएशन के बारे में बताया। इसके अलावा जो बेसिक डिवीजन है, शरीर के 4 खंडों में बांट देते हैं डॉक्टर वॉल। अलग अलग खंड की अलग अलग ऊर्जा को चेक करके बीमारी का निदान करते हैं। शरीर का ऊपरी भाग, शरीर का दाएं भाग, बाएं भाग, शरीर के नीचे का भाग, तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो नीचे के भाग में लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऊपर के भाग में अपर एक्सट्रीमिटीज, राइट और लेफ्ट। तो आप देखिए नीचे का क्या है, इन है, ऊपर का यांग है, ठीक है। राइट इन है, लेफ्ट यांग है। तो ये बहुत सारी बातें हैं ऊपर नीचे। फ्रंट इन है, बैक यांग है,
तो ये सारे कुछ आपके एनर्जी के बेस पर ही हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो पीछे ओवरव्यूज किया था उस पर बात करते हैं। पेज 25 26 पर है लंग्स मेरिडियन। लंग्स मेरिडियन है, और देखिए इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लंग्स मेरिडियन हमारी जो ये सेकेंड रिब्स है, कंधे के पास में जो कॉलर बोन के साथ जुड़ती है, वहां से शुरू होती है LU1। LU1, और ये हमारी जो बोन है अंगूठे से कलाई की तरफ, भीतरी भाग की तरफ, अल्नर बोन और रेडियल बोन। तो ये आपकी अंगूठे की तरफ रेडियल बोन है, ये अल्नर बोन है। तो ये यहाँ से शुरू होकर के रेडियल बोन से होते हुए आपके थंब से होते हुए अंदर की तरफ LU11 पर आके खत्म होती है। तो डॉक्टर वॉल ने इसमें जिन बिंदुओं को 7 नए बिंदुओं की खोज की और उसको रीडिफाइंड किया, उसको जानना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिन 7 नए बिंदुओं की खोज की डॉक्टर वॉल ने, उसके बारे में जानना है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो खोजा, LU10D। LU10D is the measurement point of mediastinal plexus। मेडिस्टिनल प्लेक्सिस कहाँ पर होता है? ये जो CB17 का हिस्सा होता है, ये मेडिनियल मेडिनियल प्लेक्सिस है। जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ से प्लेक्सिस से दोनों लंग्स में ऑक्सीजन जाती है। तो अगर आपकी ब्लॉकेज इस मेडिनल इस प्लेक्सिस पर है, मेडिनल मेडिस्टेनल प्लेक्सिस पर अगर कोई ब्लॉकेज है, रुकावट है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, तो LU10D पर उपचार करना चाहिए। अब आप देखिए ये सारी चीजें हम लोग कैसे समझ पाते हैं, ये डॉक्टर वॉल ने हमें डिफाइन करके बताया। तो देखिए इसमें क्या बताया डॉक्टर वॉल ने। मेजरमेंट पॉइंट करके बताया। तो देखिए आपका क्या है, ये जो वात ज्वाइंट है उसके नीचे एक गड्ढा सा आता है, ये इस गड्ढे में LU10 है, और ये नाखून के जड़ में क्या है, LU11 है। अब आपको एक बात समझनी है जो हमने पढ़ाई है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर वॉल की जितनी भी मेरिडियन है, जितनी भी मेरिडियन है, मैं सबसे बोलता हूं कि आप अपनी पॉइंट लोकेशन को करेक्ट करना सीखिए। एक दिन में एक पॉइंट करेक्ट करेंगे तो महीने भर में 30 पॉइंट करेक्ट होंगे, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, डॉक्टर वॉल की मेरिडियन पर जितने भी बिंदु हैं वो इन यांग डिवीजन लाइन पर है एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर वॉल की चाइनीज मेरिडियन में इन मेरिडियन के पॉइंट इन यांग डिवीजन से थोड़ा सा इन साइड में होंगे, और यांग मेरिडियन के पॉइंट यांग साइड में होंगे। देन यू गिव बेटर रिजल्ट, क्योंकि इन मेरिडियन है तो इन यांग बॉर्डर पर नहीं चलेगी, इन साइड में होगी। तो जैसे हमने देखिए ये डॉक्टर वॉल का ये इन यांग डिवीजन लाइन है, ये डिवीजन लाइन है, इस पर डॉक्टर वॉल की मेरिडियन लेंगे तो ये डिवीजन लाइन पर है। चाइनीज मेरिडियन लेंगे तो ये थोड़ा सा जो डिवीजन लाइन है उससे नीचे की तरफ, इन साइड में अंदर की तरफ होगा पॉइंट। आप जितने भी डॉक्टर वॉल की मेरिडियन के पॉइंट देखेंगे, बट ये बात कहीं क्लियरिफाई नहीं किया गया। तो एज ए हीलर इस बात को आपको खुद ही सीखना है। तो आप क्या करेंगे कि LU11 इन यांग बॉर्डर पर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ करके लगाएंगे डिवीजन लाइन से, आप रिजल्ट बेहतर पाएंगे। और ये देखिए आपका इस जोड़ के नीचे यहाँ गड्ढा सा है इन यांग डिवीजन लाइन पर, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे करके देखिए, पेज
27 पर देखिए कि जो पॉइंट की लोकेशन दी गई है वो इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ करके लोकेट की गई है। ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप बुक्स देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो अंदर की तरफ थोड़ा सा अंगूठा ऐसे टिल्ट करके दिखाया गया है ऐसे। तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ यहाँ पर पॉइंट्स आएगा ये। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो प्रैक्टिकली सामने ही सीखी जा सकती हैं। इसके अलावा LU10C, डॉक्टर वॉल ने वात ज्वाइंट से नीचे जो गड्ढा बनता है इन साइड में LU10C पॉइंट बताया है। तो आपका यिन यांग बॉर्डर लाइन को टच करते हुए इन साइड को होगी अंदर की तरफ, ये LU10C है। और ये इंटायर लंग्स का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, यानी लंग्स के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस का पॉइंट है। मेजरमेंट किसका है, LU10D मेडिस्टिनल का, जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में है। आपकी विंड पाइप से सांस आती है और यहाँ से डिवीजन होके दोनों लंग्स में चली जाती है। तो ये बात समझनी है, ये बहुत खास बात है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो LU10B, तो आप देखिए यहाँ पर आपने ये लिया LU10C, द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। और ये देखते हैं इसी यान डिवीजन लाइन के साथ नीचे की तरफ, तो LU10B है, मेजरमेंट पॉइंट है LU10B। और ये है मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ब्रोंकियोल्स। आप ब्रांकियोल्स के बारे में डिटेल पढ़िए कि ब्रांकियोल्स का क्या फंक्शन है। और LU10A को अगर आप सर्च करेंगे तो इस ज्वाइंट से अंदर की तरफ देख, खोजना तो इधर से चाहिए लेकिन नहीं मिलता है तो हम यहाँ से खोजते हैं। तो ये 10C है, तो ये नीचे का पॉइंट अंदर की तरफ दबाइए, बहुत पेन मिलता है जिसको लंग्स की प्रॉब्लम होती है। LU10C, LU10C मेजरमेंट पॉइंट ऑफ प्लूरा। प्लूरा का मतलब लंग्स की आउटर कवरिंग, डबल लेयर होती है ये, तो उसके ट्रीटमेंट का पॉइंट है। और उसी के ऊपर जब जाएंगे तो ये जहां पर YNM में आप लोग ढूंढते हैं, YNM में जहां 3 आता है, सॉरी 2 आता है, वो आपका है LU LU10C इस ज्वाइंट के नीचे यहाँ पर। और जो जहां पर आपका 0 आता है वहां पर आता है LU10A, LU10। तो डॉक्टर वॉल ने LU10 को ढूंढा, तो LU9 डॉक्टर वॉल के हिसाब से ये जो आपने ढूंढा इसके साथ ये आप इधर को आ जाइए, इस ऊपरी हिस्से में LU9 इस बोन के साथ, सॉरी इस बोन के साथ LU9A दूसरी वाली बोन के साथ, ये देखिए इस बोन के साथ LU9, इसके साथ LU9A, और इसके बाद LU8B, LU8A, LU8, ये LU8 है। तो ये लोकेशन वाइज दिया इन पॉइंटों की लोकेशन। तो डॉक्टर वॉल ने बताया कि LU10A प्लूरा का पॉइंट। प्लूरा माने लंग्स की आउटर कवरिंग। तो अगर लंग्स की आउटर कवरिंग थिक और थिन दोनों हो जाए तो लंग्स की बीमारी शुरू हो जाती है। LU9A ब्रोंकियल प्लेक्सस का पॉइंट है। ब्रोंकियल प्लेक्सस क्या होता है, ब्रोंकियोल्स देखा, तो ब्रोंकियल प्लेक्सस क्या है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। प्लेक्सस जहां भी लिखा होगा वो ब्रेन का कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल है। तो ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए LU9A और LU8B मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लैरिंग्स,
स्वर यंत्र का पॉइंट है LU8B। LU8A मेजरमेंट पॉइंट ऑफ हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स यानी ये लैरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स का मतलब निचले हिस्से का श्वास नली जो आपके मेडिस्टेनल की तरफ जुड़ती है। तो ये डॉक्टर वॉल ने 7 नए बिंदु खोजे और डॉक्टर वॉल ने 5 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। LU11 LU11 लोकेशन आप सभी को पता है। दिस इज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लंग्स पेरेनकाइमा। तो व्हाट इज पेरेनकाइमा? पेरेनकाइमल मेरिडियन पढ़ा आपने, पेरेनकाइमल डिजनरेशन मेरिडियन, OR मेरिडियन, यानी इंटायर लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है, वो LU11 है। इसीलिए विंड पॉइंट है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये वायु करती है। तो इंटायर लंग्स की पेरेनकाइमा का टिश्यू का पॉइंट है ये LU10। और मेजरमेंट पॉइंट ऑफ एल्वेलाइज। एल्वेलाइज जिस पाइप से हवा जो है एल्वेलाइज में जाती है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, उसका मेजरमेंट पॉइंट है। और क्या लिखा है? मेजरमेंट पॉइंट फॉर कैपिलर नेट, जो इंटायर लंग्स के ढांचे में ब्लड सप्लाई करती है। तो 3 चीजों को एक साथ, लंग्स की पेरेनकाइमा है, उसकी एल्वेलाइज में जहां गैसियस एक्सचेंज होती है उसकी एनर्जी, क्योंकि एक्सपेंड होगा तो ऑक्सीजन आएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इनहेल एक्सहेल, ये LU11 करता है। और पूरा नेट लंग्स को जो पूरा ब्लड सप्लाई करता है, जैसे आपने हार्ट की ब्लड सप्लाई का देखा कि हार्ट की मेन 10 आर्टरीज देखा, उसमें नीचे एपेक्स पर सैकड़ों आर्टरीज हैं, छोटी छोटी छोटी, जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये उसका पॉइंट है। और LU10 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ब्रोंकी। तो मेजरमेंट पॉइंट ब्रोंकी की है। LU9 मेजरमेंट पॉइंट जो आपकी श्वास प्रणाली है उसके ट्रैकिया का पॉइंट है, लंग्स के ट्रैकिया का पॉइंट है। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, LU8 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ वेन्स, यानी अपर एक्सट्रीमिटी, जो हाथ की वेन्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट में ले जाती है, उसका पॉइंट है। और डॉक्टर वाल ने फिर बोला LU7 इज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी LU7 को अगर हाथ हाथ किसी का सूख रहा हो, आप दोनों हाथ ऐसे मेजर करके देखिए कि हाथ कमजोर है, सूख रहा है, दुबला है, पतला है, इसका मतलब उस हाथ में ब्लड सप्लाई नहीं है। तो उसमें क्या करना है, LU7 को टोन करना है। किसी को हाथ में नीली नीली नसें और उसमें पेन हो जाता है, उभर जाती है एकदम से, तो LU8 से डेट करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये डॉक्टर वॉल ने 5 पॉइंटों को रीडिफाइन किया, इसलिए 7 और 5 कुल 12 बिंदुओं के बारे में चर्चा की। तो देखिए ये भी में लंग्स से संबंधित 3 प्लेक्सेस के बिंदु हैं जिस पर उपचार निम्न प्रकार से ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट के द्वारा करते हैं। ब्रोंकाई का प्लेक्सेस पॉइंट है LU9A, मेडिस्टिनल प्लेक्सेस पॉइंट है LU10D, और सर्वाइकल का गैंग्लियन का TW1A समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, TW1A। तो इस तरीके से इन पॉइंटों का उपचार TW1 के A के साथ अगर लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिवली रिजल्ट मिलता है। और लंग्स मेरिडियन में LU10C एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। तो ये आपके पॉइंटों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो देखिए LU11 किन किन कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं, जब लंग्स की पेरेनकाइमा में फर्क हो जाए, फेफड़ों के कार्य करने तथा
स्ट्रेन से बचाव में मदद करता है, खिंचाव से मदद करता है। आप लोगों ने कभी LU11 को टोन करते, जी टोन करेंगे CMP पॉइंट को, आपने कभी किसी का LU11 टोन किया है? ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा LU11 LU10 डिसेडेड, यही देखा है ना। बहुत सारे लोग पुराने भी हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं लिख के। तो ऐसे कंडीशंस में जब लंग्स की पेरेन्काइमा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, उसका लंग्स फुल वॉल्यूम में ओपन यानी एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होना, इलास्टिसिटी लॉस होता है, तो ऐसे कंडीशन में टोन करते हैं। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं अस्थमा के और क्रॉनिक लंग्स डिजीज के, जिसमें LU11 टोन करना पड़ रहा है। गोयल जी का क्या कर रहे थे विवेक जी? एक सुनीता जी आती है, वो भी अस्थमा की मेमोरी में सेडेट करते हैं। राम प्रकाश जी का, हमारे पास कई पेशेंट आए जो अस्थमा के, जिनको टोन करने से आराम मिला। LU11 टोन करना पड़ता था। तो ये बड़ा हमें सोच के लगा, तब ये सब चीजें जब पढ़ने के बाद लगा कि ये कैपिलरी नेट का पॉइंट है। तो जैसे इसको टोन करेंगे, कैपिलरी नेट से पूरे लंग्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, एल्वेलाइज जो ब्लॉक होती है वो खुलने लगेंगी, पेरेन्काइमा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो अपनी अवस्था में आने लगेगी, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए होता है। तो स्पेशल नोट लिखा हुआ है कि धूल के कण आदि एकत्र हो जाने से एल्वेलाइज जो है ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस बिंदु पर उपचार देने से उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। क्रॉनिक हो जाए कंडीशन तो टोन करते हैं, अदरवाइज अगर कहीं अचानक से ब्लॉक हो गया कि आप कहीं गए बिल्कुल ठीक है और एकदम से एलर्जी हो गई, तो सेडेट करती है। अगर आपको लंग्स का कैंसर है तो LU11 ट्रीटमेंट में जरूर देना चाहिए। एलर्जिक अस्थमा में भी इसका ट्रीटमेंट देना चाहिए, अस्थमा में भी इस बंदूक का उपचार देना चाहिए। LU10D मेजरमेंट पॉइंट ऑफ मेडिसिनल फ्लेक्सेस, इस मेडिसिनल फ्लेक्सेस का मेजरमेंट पॉइंट है, और मेडिसिनल फ्लेक्सेस के एसेंट्रिक एसेंट्रिक केंद्र से दूर सांस का रोग हो जाता है, केंद्र से दूर सांस का रोग हो जाता है कि यहीं पर घुट रहा, कुछ लोग कहते हैं सेंटर में घुट रहा है, अंदर नहीं जा रहा, तो वहां पर LU10D प्राइमरली सेडेट करना चाहिए। इट इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई क्या होती है? ओपन करने का काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रैक्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से इस पॉइंट में थोरैसिक एरोटा का पॉइंट है ये जो, और इसोफेगस का भी पॉइंट है LU10D। इसोफेगस में खाना फंस गया हो, आगे ना बढ़ रहा हो, तो सेडेट कर दीजिए। मेडिस्टिनल प्लूरा का पॉइंट है, यानी जो मेडिस्टिनल की कवरिंग है उसको भी प्लूरा ही कहते हैं, क्योंकि वो भी लंग्स के हिस्से का ही भाग है। तो मेडिस्टिनल प्लूरा क्या होता है? दो फेफड़े के बीच का जो स्थान होता है, जहाँ मेडिस्टिनल होता है, उसके चारों तरफ भी कवरिंग होती है, तो वहां के बिंदु का भी यहाँ पर उपचार आप कर सकते हैं LU10D से। LU10C is the control measurement point of lungs, not for larynx pharynx, यह फेफड़ों का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। ड्यू टू द फ्रेश इंफ्लेमेटरी प्रोसेस इन लंग्स, अगर एक्यूट लेवल पर कोई इंफ्लेमेशन लंग्स में आती है, ड्यू टू स्कार आफ्टर प्लूराइटिस, अगर किसी को प्लूराइटिस हो गया, प्लूराइटिस का मतलब क्या होता है? लंग्स में पानी भर जाना, और उसकी वजह से कहीं पर भी स्कार हो जाए, तो स्कार की मेरिडियन भी आपने पढ़ी है, स्किन की मेरिडियन स्कार की है, तो SK2 उसका मेजरमेंट पॉइंट होगा, और SK CMP उसका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होगा। तो उसके साथ ये ऐड कर लेंगे।
ड्यू टू द कोल्ड अकर थिसाइटिस, यानी जिसको अस्थमा कहते हैं, वो टीबी कहते हैं। प्लूराइटिस, यक्षमा का मतलब टीबी से होता है, जिनको पुरानी टीबी हो जाए। कोल्ड अकर यानी जिनको बार बार कोल्ड होकर के टीबी हो जाता है। ड्यू टू ए कंडीशन फॉलोइंग पल्मोनरी इंफ्रेक्शन। पल्मोनरी मतलब लंग्स में अगर कोई अचानक से इंफ्रॉक्शन हो जाता है, ब्लड रुक जाने से आसपास ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो इंफॉक्शन होता है उसको पल्मोनरी इंफॉक्शन कहते हैं। जैसे ब्रेन में इंफॉक्शन क्या होता है, ब्लड एक ही जगह रुक गया और वहीं क्लॉट कर गया, आगे ब्लड नहीं गया, जहां नहीं गया वहां पर इंफॉक्शन हो गया। तो फेफड़े के रोग में, अस्थमा में, इनफाइसेमा, जिसमें आपका जो फेफड़े के अंदर वायु मार्ग होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। स्ट्रांगली रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी, जिनकी शरीर की कार्य करने की क्षमता एकदम से कम हो जाए, तो ये सीएमपी पॉइंट है। LU10 से टोन करिए, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। डिस्पेनिया यानी सांस लेने छोड़ने में दिक्कत होना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। LU10B मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ब्रोंकियोल्स, यानी लंग्स के ब्रोंकियोल की पॉइंट है। और ब्रोंकियोल में इम्फाइसेमा यानी विंड पाइप में जो पॉइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से श्वास अंदर नहीं जा पाती। तो इससे आपको अ, आपकी ब्रीदिंग इश्यूज हो जाती हैं। तो इम्फाइसेमा का उपचार LU10B पर करना चाहिए। LU10A मेजरमेंट ऑफ प्ल्यूरा, ये प्ल्यूरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्ल्यूरिसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। LU10D, LU10 एंड अदर पॉइंट मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ब्रोंकाई, ये CB17 और LU9A पर ब्रोंकाई से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, आपको LU10 के साथ LU9A और CB17 ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोडाइलेटिस। अब देखिए क्या लिखा है, ब्रोंको डायलेंटिस, यानी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट कर जाए, फैल जाए, जिसको कहते हैं लंग्स इनलार्ज हो जाना, ऐसी कंडीशंस में। और ब्रोंकोसिस कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो टोन करेंगे, आइटिस है तो सेडेट करेंगे। इन्हीं पॉइंटों को, CB17 को भी टोन और सेडेट करेंगे, LU9 को भी इसी के साथ करेंगे। तो दो चीजें हो गई कि जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाए। अगर ब्रोंकाई डायलेट हो गई तो क्या हो गया, उसकी साइज बड़ी हो गई, ढीली हो गई, तो वहां पर क्या करेंगे, सेडेट करेंगे। तो वहां पर CB17 भी सेडेट होगा, LU9A पर भी सेडेशन करेंगे, LU10 पर भी सेडेशन करेंगे। लेकिन अगर ब्रोंकाई डायलेट ना होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में LU10, CB17, LU9A, इन तीनों बिंदुओं को टोन करना चाहिए। और ब्रांकियल कार्सिनोमा, अगर आपकी कंठ नली में, विंड पाइप पूरे में कार्सिनोमा हो जाए, कैंसरस हो जाए, तो LU10 सेडेट करना चाहिए। LU9A ये ब्रोंकियल प्लेक्सस का पॉइंट है और इसका संबंध मेजरमेंट है ब्रोंकियल फ्लेक्सिस। तो जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, आप एक बात समझ लीजिए, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनको गर्दन की पेशियों में दर्द आएगा। तो आप अगर गर्दन की पेशियों का इलाज करेंगे तो पेशेंट को फायदा कम होगा। क्यों मुकेश जी, क्या बताया? रात में कम सोते हैं लगता है, रात में माल ज्यादा रखे हैं घर में, सब पहरेदारी में लगे रहते हैं।
अभी सेठी साहब का क्या होता है, सब गर्दन की नसें वसें खींच रही है ना, अस्थमा है। तो अगर जिनको भी अस्थमा है और वेदर चेंज हो रहा है, और ये सबसे कठिन मौसम होता है बरसात का, जाड़ा और गर्मी फिर भी ठीक है, जाड़े में कॉन्ट्रैक्ट होती है नसें, और गर्मी में क्या होती है, डायलेट हो जाती है। इसमें कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है जैसे मौसम ठंडा होता है, नहीं तो फिर डायलेट होती है। सबसे फ्रीक्वेंट चेंज होता है जब बारिश खूब हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जैसे बारिश 2 दिन नहीं हुई, 2 दिन धूप हुई, डायलेट हो जाएगी। इस टाइम में बहुत ही ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। तो LU9A ब्रोंकियल प्लेक्सस का पॉइंट है। ये जो गर्दन की पेशियां हैं, स्नायु नर्व का जाल है, वो बहुत इफेक्ट कर जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। LU9 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ट्रैकिया which is windpipe in which air passes through nose via larynx। तो नोज से जो हवा पास होती है पूरा का पूरा ट्रैकिया कहलाती है। तो LU9 के साथ CB19, CB17, 18, 19, CB19 पॉइंट पर भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। LU10B मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लैरिंग्स, LU10A मेजरमेंट पॉइंट ऑफ हाइपोफेरिंग्स, श्वास नली के नीचे का हिस्सा। हाँ, हाँ, LU8B, LU8A, LU8B लैरिंग्स का, स्वर नली का, LU8A हाइपोफेरिंग्स का, श्वास नली का। LU8 वेन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है, और LU7 आर्टरीज ऑफ आर्म का पॉइंट है। तो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ आर्टरीज ऑफ अपर आर्टरीज, इसके अलावा LU11 से लेकर के LU6 तक के बिंदुओं में डॉक्टर वॉल ने कोई चेंज नहीं किया, एटिटीज है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पेज 35 पर लार्ज इंटेस्टाइन है, डॉक्टर वॉल द्वारा खोजी गई लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के पॉइंट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की बात हम लोग शुरू करेंगे। ये भी मैं चाइनीज एक्यूपंक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की लोकेशन आपकी तर्जनी उंगली में अंगूठे की तरफ से, यानी रेडियल बोन की तरफ से शुरू होती है, और आपके नॉस्ट्रिल के दोनों तरफ जाके खत्म होती है, LI20। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में, LI मेरिडियन में कुल 20 बिंदुओं के बारे में चाइनीज एक्यूपंक्चर में बात कही गई है, और डॉक्टर वॉल ने कुल 30 बिंदुओं को वहां खोजा है। तो इसके हिसाब से डॉक्टर वॉल ने चाइनीज मेरिडियन में 10 नए बिंदुओं की खोज की। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में 10 नए बिंदुओं की खोज की। ये मेरिडियन बाईलेटरल है। तो डॉक्टर वॉल ने 10 नए बिंदुओं की खोज की और 11 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। 19 में से 11 को, 10 नए खोजे, 11 को रीडिफाइन किया। तो देखिए, पूरे के पूरे 21 बिंदुओं को उन्होंने रीडिफाइन किया, बाकी बचे हुए बिंदुओं को ऐसे ही छोड़ दिया। तो पहला पॉइंट उन्होंने जो खोजा, LI1-1, तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। ये आपका पॉइंट है LI1। अब ये डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है, और आप इन यांग बॉर्डर लाइन से चलेंगे, इसको ऊपर की तरफ यांग की तरफ प्रोजेक्ट करके चलेंगे, इन मेरिडियन को इनकी तरफ, इन यांग डिवीजन लाइन से, और यांग मेरिडियन को यांग की तरफ स्लाइड प्रोजेक्ट करके चलेंगे, तो सही पॉइंट आप पाएंगे। तो तीनों अलग बातें हो गई। डॉक्टर वॉल की मेरिडियन में, टिश्यू मेरिडियन में जो पॉइंट होंगे वो इन यांग डिवीजन लाइन पर होंगे, और इन मेरिडियन चाइनीज कॉन्सेप्ट में
थोड़ा सा इन साइड में टिल्ट होगी, यांग मेरिडियन यांग साइड में टिल्ट होगी। किससे? इन यांग डिवीजन लाइन से। प्रोजेक्शन इसका इसी तरह का होगा। और अगर आप इस पर करके देखेंगे, सभी लोग करके देखेंगे, तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो डॉक्टर वॉल ने ये आपकी एलआई मेरिडियन की खोज की। देखिए ये जड़ में क्या है, LI1 है, पहले जोड़ से नीचे LI1-1 है। तो ये लिम्फ वेसल ऑफ सिकम, सिकम कहां पर है? जहां स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, उसका मेजरमेंट पॉइंट है, लिम्फ का मेजरमेंट पॉइंट है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिम्फ का मेजरमेंट पॉइंट है। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन अपेंडिक्स के ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ती है, वो एरिया होता है सिकम का, उसका लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है इंटेस्टाइन में, इलोसिकल जॉइंट पर होती है, और कहीं नहीं होती जल्दी से। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 5-7 सेंटीमीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लंट ट्यूब की तरह हो जाता है, यानी एक मोटे रबर की तरह। वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत कम होता है। तो जो फिसीज है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यही फंस करके यहाँ पर ज्यादा फंसे तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइवर्टिकुली बना लेते हैं, नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स सूज जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुरंत ऑपरेशन करिए, नहीं तो फट जाएगा। तो LI1-1 सिकम का पॉइंट है। कोलोन का मतलब होता है इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन, और स्पेसिफिक एरिया है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो कितने फीट की होती है लार्ज इंटेस्टाइन? हाँ भाई चंगू, है? और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन? 3 फीट होती है। 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर, आपकी लंबाई का 2.5 गुना बड़ी। ठीक है, तो 5 से 7 फीट लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और सिग्मोइड कोलोन की लंबाई कितनी होती है? 2 से 2.5 फीट। सबसे बड़ा एरिया होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो उसका भी आप देखिए क्या है, अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ नहीं हुआ, लेफ्ट साइड में, कोई लोग कहते हैं लेफ्ट लोअर एब्डोमेन की एरिया में पेन है, तो ये सिग्मोइड कोलोन का है। और राइट साइड की एरिया में है, तो ये आपका सिकम का है। अब पूरे पेट में बता रहे हैं तो, पूरे पेट में बता रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे गोले में घूमती है। तो ये बात समझना, उसके लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है, यानी लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। वहां पर जो भी वेस्टेज रुकता है, उसको वहां से ड्रेन करने में हेल्प करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप देखेंगे इसकी लोकेशन के साथ, तो LI1 के साथ ध्यान से समझिए, ये LI1 है, ये ज्वाइंट से ठीक नीचे LI1-1 है, और ये मेजरमेंट पॉइंट है। और इसके ठीक नीचे LI1A है। सॉरी, हम थोड़ा सा उल्टा हो जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बता पाना थोड़ा सा टफ है। इस ज्वाइंट से, वात ज्वाइंट से नीचे पित्त ज्वाइंट की तरफ जाएंगे तो LI1A है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है LI1A, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सुपीरियर हाइपोग्रास्टिक प्लेक्सस एंड इलियक प्लेक्सस। किसका पॉइंट है? नर्व इनर्वेशन का। किसका? हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड इलियक प्लेक्सस। इलियक कहां पर होती है? इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, सबसे लास्ट का, जहां ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, उसका प्लेक्सस का पॉइंट है। यानी इस एरिया में जो भी कुछ होगा ब्रेन के कंट्रोल में, तो LI1A पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। LI1B इस एरिया में है, इसका मेजरमेंट पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन। और
इस जोड़ के नीचे क्या है, Li1C, पेरिटोनियम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिटोनियम यानी लार्ज इंटेस्टाइन की जो कवरिंग है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और Li3, मेजरमेंट पॉइंट फॉर ग्रेट मोमेंटम, यानी जो बॉवल है उसको जठर से जोड़ने वाले पर्दे का ग्रेट मोमेंटम, जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा और जो जठर यानी स्टमक को जोड़ने का हिस्सा है, उसको ग्रेट मोमेंटम बोलते हैं। Li4A, Li, देखिए यहाँ पर कलाई के पास में ये Li4A है। Li4 इज द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्साइटिस। तो Li4 अपेंडिसाइटिस का पॉइंट है। तो आपका अपेंडिक्स किधर होता है, राइट में। तो राइट का पॉइंट, जैसे किसी को अपेंडिक्स का पेन हो, ये देखिए कलाई के पास में यहाँ पर आता है। अब चूंकि मैं बता पा रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जानते हैं, Li4A मेजरमेंट पॉइंट है अपेंडिसाइटिस का। अगर इस पॉइंट को दबाने से दर्द होता है तो ये अपेंडिक्स का पेन हो सकता है, या इलोसिकल का, जहाँ इलियम सिकम से जुड़ती है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। और राइट साइड में मिसेंट्रिक लिम्फ नोड होते हैं, जो दोनों इंटेस्टाइन के बीच में जर्म्स और बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कवर किया डॉक्टर वॉल ने, Li18-1, Li9, ये देखिए 19 है, Li20 है, 18-1। तो किसका है ये, ऑडिटरी कैनाल का। ये जो आप श्रवण नलिका है, सुन, ऑडिटरी का मतलब सुनने वाली नलिका का, उसका मेजरमेंट पॉइंट है। और Li18-2 फेरिंजियल टॉन्सिल का पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर जो टॉन्सिल होता है ये फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। ये हिस्सा लैरिंग्स का है, ये हिस्सा फेरिंग्स का है। आपने चिड़िया देखी होगी, चिड़िया जब सांस लेती है तो उसके बिल्कुल नीचे ऐसे टिक टिक हिलता रहता है, वो फेरिंग्स होता है। तो ये फेरिंजियल टॉन्सिल का पॉइंट है। Li18 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ फोर्थ लोअर जॉ सेक्शन फॉर लोअर टीथ नंबर 6 और 7। अगर दांत में निचले हिस्से में 6 और 7 नंबर दांत पर दर्द हो रहा हो तो Li18 उसका मेजरमेंट पॉइंट है। Li19 अपर जाके सेक्शन में 4 और 5 नंबर। देखिए Li18 ऑडिटरी कैनाल में अगर लिप भरा हुआ है, कान ब्लॉक लग रहा है भरा भरा सा, तो एट दैट टाइम सेडेट करेंगे। और टॉन्सिल है, ये भी एक्सेस कंडीशन है, टॉन्सिल अपनी साइज बढ़ा लेता है, ऐसे में भी इसको सेडेट करेंगे। और अगर ऑडिटरी कैनाल में ब्लॉकेज नहीं है, कान में सूजन नहीं है, भारीपन नहीं है इस हिस्से में, तो आपको इस पॉइंट को टोन करना चाहिए, अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है ऑडिटरी कैनाल को। और Li19 अपर जाकर देखिए, Li19 यहाँ पर है, जहां गवर्निंग वेसल 26 है, वहां लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यानी यही एक मेरिडियन है Li, जो बाइलेटरली एक दूसरे को क्रॉस करती है। बाकी मेरिडियन आपस में घुल मिल जाएंगे लेकिन क्रॉस नहीं करेंगी, लेकिन ये अपोजिट हो जाती है। तो ये Li लेफ्ट से आई राइट में चली गई, राइट से आई लेफ्ट में चली गई। तो अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है तो ये कहाँ है, राइट में, तो लेफ्ट में Li20 इलाज करिए, राइट में करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो Li19 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ थर्ड अपर सेक्शन ऑफ टीथ नंबर, पानी की वजह से भी बंद होगा तो पानी वहां से हटाना है, सेडेट करना पड़ेगा। टीथ नंबर 4 और 5, तो देखिए ये
सेंटर में 1 है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये LI से रिलेटेड टीथ हैं, उसके बारे में बताया है। डॉक्टर वॉल ने 11 बिंदुओं को रीडिफाइन किया। तो LI1 को बोला ये ट्रांसफर कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन का पॉइंट है। ट्रांसफर कोलोन किधर? राइट में, लेफ्ट में सिग्मोइड कोलोन का पॉइंट है। LI2 डिसेंडिंग कोलोन का एंड राइट फ्लेक्चर ऑफ कोलोन का। तो ये लीवर की तरफ राइट फ्लेक्चर है, तो राइट फ्लेक्चर में है, तो LI2 राइट साइड में। ठीक है, ये आगे अभी हम बता देंगे। LI3 को मेजरमेंट ऑफ असेंडिंग कोलोन एंड लेफ्ट फ्लेक्चर। लेफ्ट फ्लेक्चर मतलब स्प्लीनिक फ्लेक्चर, जहां स्प्लीन से मुड़ के नीचे की तरफ सिग्मोइड कोलोन बनाती है, और एक राइट साइड में लीवर के साथ। लीवर का फ्लेक्चर स्प्लीन का फ्लेक्चर बोलते हैं। और LI4 को मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सिकम एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसफर कोलोन है। तो ये लेफ्ट साइड, सेंटर से लेफ्ट साइड का, सेंटर से राइट साइड का, ये चीज समझनी है। LI5 मेजरमेंट प्रॉक्सिमल रिस्ट ज्वाइंट। तो LI5 ये रिस्ट ज्वाइंट का पॉइंट है। अगर इस एरिया में कोई सूजन और दर्द है तो उसके मेजरमेंट का पॉइंट है। LI11 थर्ड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इल्बो। कई है, ये थर्ड नंबर का है, तो इल्बो के लिए सारा कुछ देखना है। LI15, LI15 देखिए ऐसे आती है, LI15 है, ये 16 है, 15 16। तो LI15 मेजरमेंट पॉइंट फॉर शोल्डर। LI17 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ फायरिंजियल टॉन्सिल। ये फायरिंजियल टॉन्सिल है, ये लैरिंग्स का टॉन्सिल। अगर इस हिस्से में टॉन्सिल है तो लैरिंजियल, फायरिंजियल, जो ऊपर की तरफ पैलेट में अंदर की तरफ होती है। LI18 ये देखिए, ये ट्यूबल टॉन्सिल है, जो ऑडिटरी कैनाल से जुड़ी होती है। ये ट्यूबल टॉन्सिल है। तो ये कभी टॉन्सिल पर बात होगी, साइनसेस पर बात होगी, तो ये टिटाइस 5 में दिया हुआ है। तो चूंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, तो LI18 ट्यूबल टॉन्सिल। LI19 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लेटरल पोर्शन ऑफ, ये लेटरल पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो LI19 पर, लेफ्ट साइड में है तो LI19 पर। और देखिए ये इथमॉइड साइनस का एरिया है, तो LI20 इथमॉइड साइनस के मेजरमेंट का पॉइंट है। तो ये अबाउट LI मेरिडियन के बारे में डॉक्टर वॉल ने बताया। LI मेरिडियन के हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने वाले प्लेक्सेस होते हैं, जिसको ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट आप जानते हैं, बताया है। AIP अपर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस, अपर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस। SI1A राइट, रेक्टल प्लेक्सेस SI1A लेफ्ट। देखिए SI और LI का कॉम्बिनेशन है। SI कंट्रोल LI, 5 एलिमेंट थ्योरी में हार्ट कंट्रोल लंग्स। तो ये बहुत कुछ है। और रेक्टल लोअर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस, नीचे का, ये देखिए आपका यहां से ये लीवर के साथ ये पूरा मिसेंट्रिक प्लेक्सेस है। तो ये अपर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस है, ये नीचे का प्लेक्सेस है। देखिए ये राइट साइड का हिस्सा है, ये राइट साइड का है। यहाँ पर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस होते हैं, आप हैंडबुक टू खोल के देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया, ये मिसेंट्रिक है। तो ये अपर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस है, ये लोअर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस है। और देखिए क्या दिया है, रेक्टम का प्लेक्सेस है K4 लेफ्ट एंड राइट, K4 लेफ्ट एंड राइट। अपर हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, सकल क्या करें,
थोड़ी अपर गैस्ट्रिक प्लेक्सस, अपर गैस्ट्रिक प्लेक्सस LI1A लेफ्ट, और इलियक प्लेक्सस LI1A राइट। तो ये प्लेक्सस पॉइंट है। साथ में लार्ज इंटेस्टाइन का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन इज CMP पॉइंट LI1B। और लार्ज इंटेस्टाइन को चारों तरफ से एक कवरिंग करती है, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसका पॉइंट है LI1C। तो LI1C में कोलाइटिस है, डाइवर्टिकुली है। डाइवर्टिकुली मतलब एक छोटी छोटी गांठ बन जाती है। तो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट एंड पार्शियल कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पेरिटोनियम का LI1C पर उपचार देना चाहिए। और लिम्फ वेसल्स कितनी है? LI1-1 राइट में, LI1-1 लेफ्ट में। तो ये कोलोन का, सिग्मोइड कोलोन का, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी थोड़े फुंसी कैंसर हो तो इन बिंदुओं को सेडेट करना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड सिकम, राइट साइड में LI4, अपेंडिक्स LI4A राइट साइड में, असेंडिंग कोलोन सिकम की तरफ जाती है तो LI3 राइट, और राइट फ्लेक्चर ऑफ कोलोन LI2। ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आगे सब कुछ दिया हुआ है। ट्रांसफर कोलोन LI1 राइट, ट्रांसफर कोलोन LI4 लेफ्ट, ट्रांसफर कोलोन। तो देखिए क्या है ये पूरा ट्रांसफर कोलोन है। तो राइट और लेफ्ट। अगर अपेंडिसाइटिक्स का पेन है तो सेडेट होगा अपेंडिक्स का, क्योंकि अपेंडिक्स सूज जाती है, इन्फ्लेम कर जाती है। जहां इन्फ्लेमेशन की बात हो, सिस और आइटिस, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, सिस नहीं है, अपेंडिसाइटिस है, तो ये सेडेट करते हैं। तो राइट फ्लेक्चर ऑफ कोलोन बड़ी आंत के दाहिनी तरफ का मोड़ असेंडिंग कोलोन ट्रांसफर कोलोन को जोड़ता है, तो उसको लीवर का फ्लेक्चर कहते हैं LI2 राइट साइड में। और लेफ्ट साइड फ्लेक्चर कोलोन का LI3 लेफ्ट साइड का, डिसेंडिंग कोलोन LI2 लेफ्ट साइड का। ये सारी चीजें आपको दी गई। अब देखिए जो मेजर कॉज ऑफ डिजीज है, कॉज ऑफ अफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बोथ एंड लेफ्ट एंड राइट, पूरा सिल्वर, फ्लोराइड, कॉपर, सैलिसिएट, बेंजोएट, क्लोराइड, कार्बन ब्लॉक, कोबाल्ट। Cause of affection of large intestine in left side, lead, mercury and cobalt. Cause of affection of large intestine right side में bromide and gases, जो गैसेज है वो राइट साइड में इफेक्ट करते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पेज 40 पर LI4 सॉरी LI1 राइट साइड में मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफर कोलोन, ट्रीट प्रॉब्लम फॉर अफेक्टिंग वन साइकोलॉजिकली। अगर कोई साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम में हो कि मेरी आंतों में प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम में है, फिजिकली वो परेशान रह रहा है, तो LI1 राइट साइड में, परेशान है तो एक्सेस कंडीशन सेडेट करना चाहिए, LI1 सेडेट करना चाहिए। और लेफ्ट साइड में LI1 सिग्मोइड कोलोन का पार्ट है, रीड करना चाहिए। LI1-1 लेफ्ट और राइट लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। LI1 सुपीरियर हाइपोग्लास्टिस का पॉइंट है और इलियक प्लेक्सस का पॉइंट है, राइट और लेफ्ट में। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी का है LI1A। LI1B आप सभी लोग जानते हैं, इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। और LI1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन का,
तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो Li1B टोन करना चाहिए। और अगर Li1C इंटायर पेरिटोनियम का मेजरमेंट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। पेरिटोनियम का मतलब आउटर कवरिंग। अगर थिक, स्मूथ और प्रोटेक्टिव सेरस कोटिंग है तो ये गुड है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन अंदर, जिसको कोलाइटिस है, कोलाइटिस है, बार बार ब्लड आता रहता है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ऐसे कंडीशन में Li1C टोन करना चाहिए जी। अगर एनस प्रोलैप्स है तो Li1C टोन करना चाहिए पूरी आपको। तो कोलाइटिस में भी Li1B Li1C को टोन करना चाहिए। कोलाइटिस में, डाइवर्टिकुली में, अपेंडिसाइटिस में, स्कार, जिनका अपेंडिसाइटिस, अगर जी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो क्या करेंगी आप? जो आउटर कवरिंग है उसकी मूवमेंट बढ़ाएंगी, जिससे जो फिशीज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आगे बढ़ जाए, तो टोन करेंगे। और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद वहां स्कार पड़ जाता है, कट पड़ जाता है, तो उसमें आपको Li1C टोन करना चाहिए। Li2, ये राइट फ्लेक्चर ऑफ कोलोन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग कोलोन का फ्लेक्चर है। Li3 मेजरमेंट पॉइंट है राइट साइड में असेंडिंग कोलोन का, लेफ्ट साइड में लेफ्ट फ्लेक्चर यानी स्प्लिनिक फ्लेक्चर का पॉइंट है। Li1 Li3 ये ग्रेट मोमेंटम का पॉइंट है। ग्रेट पेट का जो पर्दा होता है, डायफ्राम लाइन होती है, उसका पर्दा है जो बॉवल को जठर से जोड़ता है। ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ऑफ सेरस कवरिंग ऑफ बॉवल ट्रीट ओमेंटाइटिस। अगर आपके इस हिस्से में प्रदाह हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो Li3A को सेडेट करना चाहिए। Li4 राइट साइड में सीकम का पॉइंट है। Li4 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कोलोन का पॉइंट है। Li4A अपेंडिक्स एंड इल्यूसिकल लिम्फ नोड का पॉइंट है राइट में, और लेफ्ट में मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का पॉइंट है। ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है। अपेंडिसाइटिस हियर ट्रीट and provide mucus for lubricant and protect cecal wall. It is often affected by silver या फ्लोराइड। फ्लोराइड कहाँ होता है? सबसे ज्यादा फ्लोराइड कहाँ होता है अनीता जी? हाँ हाँ, टूथपेस्ट में। और जहाँ वाटर बाल्टी में रखने के बाद पीलापन आता है, वहां फ्लोराइड पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सुबह सुबह हम सबसे पहले फ्लोराइड ही लेते हैं। जिस टूथपेस्ट में जितनी झाग उतना फ्लोराइड। जैसे मंजन आते हैं, जैसे डाबर का लाल मंजन वगैरह, उसमें तो झाग आता ही जैसे, उसमें नहीं होगा। Tooth powder is the best option to use. Toothpaste is the cancerous to use. डॉक्टर क्या कहते हैं कि टूथपेस्ट करो, अगर टूथ वो कर रहे हो ना मंजन तो आप दांत खराब कर दो। हाँ सर, यही बोलते हैं सर, डॉक्टर से ही बोलते हैं। तो आप बताइए कि आपकी आंतों में फ्लोराइड जाएगा तो डॉक्टर क्या करेंगे? वो क्या कहते हैं कि मंजन करेंगे तो अंदर थोड़ी जाता है, नहीं जाता ना। तो उनसे बोलो कि जीभ के नीचे सार्बिट्रेट रखने से हार्ट कैसे ठीक हो जाता है। सर होम्योपैथी मेडिसिन से भी लोग कैसे ठीक होते हैं? इधर ही रखते हैं ना, तो कभी भी ठीक हो जाते हैं, जो छोटी छोटी गोली होती है। Li5 ये आपका रिस्ट जॉइंट का पॉइंट है। Li6 से लेकर के Li16, 10, 11, 12, 13, 14 पॉइंट को चाइनीज एक्यूपंक्चर और यूबी एक समान मानता है।
11 measurement point of elbow joint, LI 15 measurement point of shoulder joint, LI 17 larynx का measurement point है, LI 18 ट्यूबर टॉन्सिल का, LI 18-1 ऑडिटरी कैनाल का, LI 18-2 पेरिंजियल टॉन्सिल का, LI 18A ये आपके टीथ का। ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। तो आज हम लोगों ने LI मेरिडियन पूरी कर ली है। कल हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन पर चर्चा करेंगे। LI2 लेफ्ट क्या करना है, रिपीट करना है। अच्छा, हम रिपीट कर दें कि आप फिर से सुन लें वीडियो, तब भी तो रिपीट हो जाएगा। चलिए हम ही कर देते हैं भाई। LI2 अगर राइट साइड में देखते हैं तो ये राइट फ्रैक्चर का है, और लेफ्ट साइड में करते हैं तो ये असेंडिंग कॉलोन है, और ये ठीक है, और ये दूसरा आपका डिसेंडिंग कॉलोन है। जब फ्लेक्चर से नीचे आते हैं डिसेंडिंग कॉलोन है लेफ्ट साइड में। एक मिनट के लिए आ, अभी जो हमने पढ़ाया उससे संबंधित अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और पर्सनल क्वेश्चन के लिए बाद में बात करेंगे। किसी का LI2 रिलेटेड टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है, तो LI और लंग्स को हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन कंट्रोल करते हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर तभी अच्छा होता है जब लंग्स से एनर्जी वापस आती है। तो LI2 के माध्यम से भी, LI2 क्या है, वाटर पॉइंट है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई केमिकल इकट्ठा है तो उसको सेडेट कर सकते हैं। तो ये हार्ट को डायलेट करने में भी इफेक्ट करता है, और किडनी के फंक्शन को भी सेचुरेट करने में इफेक्ट करता है। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रेशर को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर हार्ट सिस्टोल कम हो रहा है, यानी जितना जितना उसको डायलेट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो LI2 टोन करते हैं, और ज्यादा डायलेट हो रहा है तो LI2 सेडेट करते हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर मैं पूछूं? हाँ नमस्ते सर। सर जैसे जी। क्रॉनिक को कॉन्स्टिपेशन जिसमें टोन भी करते हैं, एसआई को सिडेट, मतलब इसको एसआई को जी, सिडेट टोन करते हैं और तो एलआई को सिडेट करते हैं वाइनम के पॉइंट्स, और बाकी और अब भी वो लगाते हैं। वाईएनएम का कॉन्सेप्ट अलग है जी, नहीं मैं डॉक्टर वॉल बता का रही हूँ। कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है। जी, तो बहुत इसमें जरा सारे सजेस्ट केसेस कीजिए सुनिए, ना। हाँ जी। आप कफ कोल्ड के बहुत सारे केसेस में वाईएनएम में LU टोन LY सेडेट किया है, जी और हमने बहुत सारे केसेस में LU सेडेट किया है, LY टोन किया है डॉक्टर वॉल में जी जी और जी वाईएनएम में। जी। सर तो इसमें क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा मतलब वो कॉन्स्टिपेशन का है प्रॉब्लम। देखिए, आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए LI मेरिडियन के साथ LI को टोन करिए, LI1-1A को CMP पॉइंट। जी ठीक है। और साथ में OR मेरिडियन के OR1 के साथ OR CMP को
टोन करिए। अब फिर बताइए कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला। ठीक है। सर सॉरी, एक मिनट। LI के 1 को CMP को टोन करना है, और दूसरा एल आपने जो आई बताया। एल आई 1B 1A 1C जी एल बी आई 1B 1C टोन करिए। OR मेरेडियन में OR1 जी डायफ्राम से नीचे का आर्गन और उसके कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट को टोन करिए। जी हाँ, टोन कर। करके बताइए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, नमस्ते सर। ठीक है। जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ, सर सर एज ए क्वेश्चन थेरेपिस्ट पूछिएगा। आप ईएवी की हाँ सर जी। एज ए थेरेपिस्ट आप ईएवी की लोकेशंस को फॉलो करते हैं या टीसीएम की ज्यादा लोकेशन को फॉलो करते हैं? अगर ईएवी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ईएवी का पॉइंट लगाते हैं, और TCM लगाते हैं तो TCM का पॉइंट यूज करते हैं। जी सर, जैसे इन जनरल हम अलाइफ और जैसे कोई पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मतलब कॉमनली टीसीएम को देखा जाता है लोकेशन देखिए, ऐसा वाइज। है कि देखिए क्या है लोकेशन। आप मैं तो ज्यादातर पॉइंटों की लोकेशन डॉक्टर वॉल के हिसाब से यूज करना पसंद करता हूँ। उसके रिजल्ट ओके अच्छे आते हैं। ओके सर, ओके थैंक यू सर। क्या क्वेश्चन था नमस्ते सर। प्रशांत? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कौन पूछ रहा था? सर नमस्ते सर, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। सर ये जो जैसे स्टूल के अंदर पस आता है, या इसे बंधा हुआ नहीं आता है, या 3-4 बार और खाने के बाद भी कभी कभी आता है, तो ये कोलाइटिस कहलाएगा या ये ये इरेगुलर बाउल सिंड्रोम कहलाता है। IBS? जी सर, तो इसका IBS कहलाता है। इसमें स्प्लीन का रोल बड़ा होता है, स्प्लीन और स्टमक का। जी तो स्प्लीन और स्टमक के साथ ट्रीटमेंट करना है। LI का कोई पॉइंट नहीं है इसमें? LI तो बात का विषय है। अच्छा LI स्टमक लॉन्ग ऑर्गन बनाता है। जी ठीक है ना। खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है, तो खाना तो पेट स्टमक में ही अभी है। जी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको स्टमक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, स्टमक की डिफिशियंसी या स्टमक इन डिफिशियंसी। यस सर, जी, थैंक यू। ठीक। ठीक है। ये कविता जी, आप अपने से पूछ सकती हैं सवाल। सर हो गया मेरा, सॉरी। हो गया। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।